तो याद है मेरे को, कल चोरी हुआ। क्या पढ़े थे लास्ट शासक कौन सा पढ़? कल्याण साहब बता रहा था कि बता दिया था। क्या क्या बताया वो कल्याण साहब के बारे में? अब तो कोई ना कोई बताएगा पहले पूरा, तब आगे बढ़ेंगे। अभिषेक से शुरू करते हैं। क्या बताया था कल्याण साहब के बारे में? हम्म, हम्म, हम्म। शिवदत्त शास्त्री। हम्म, ऐसे ही बताया था। रोशन। हाँ, कल्याण से। हम्म, 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 नहीं पढ़े थे ना। मतलब कल्याण साहब हो गया था। कल्याण साय के बाद नेक्स्ट शासक का क्रम बताया था, है ना? क्रम पढ़े थे ना? कौन कौन आए थे इसके बाद? लक्ष्मण साय। ये कितना गंदा कलर है, कौन यूज करता है ऐसा कलर? इसके बाद कौन आएगा? लक्ष्मण साय। ठीक है। कौन शासन किया? लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय के बारे में याद रखिएगा, ये जमाबंदी प्रणाली जो सिस्टम लाया था वो, उसमें वो 18-18 गढ़ों को बांट दिया। तो जो 18 गढ़ के अंदर जो तालुका आते थे, गढ़ किस में बटे होते थे? तालुका में बटे होते थे। तो जितने भी तालुका थे और उसके तालुकादार थे, मतलब तालुकादार मतलब वो व्यक्ति जो रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देगा? शासक को देगा, जो भी शासन कर रहा है, तालुकादार। उसका लिस्ट कौन बनाया? लक्ष्मण सा। इसी को बोला जाता है देश बही। नाम क्या था इसका? देश बही। तो ये बोल सकते हैं अपन कि लक्ष्मण राय ने, हाँ, लक्ष्मण साय ने कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली के आधार पर देश बही का निर्माण किया था। ठीक है। इंग्लिश वाले गायब हो गए क्या? लिख पाए कि नहीं? हाँ। लक्ष्मण साय ने लक्ष्मण साय ने कल्याण साय के जमाबंदी प्रणाली को आधार बनाकर
जमाबंदी प्रणाली को आधार बनाकर देश बही का निर्माण किया। ठीक है, देश बही का निर्माण किया जिसमें उसने तालुकेदारों की सूची बनाई। ही वॉज क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ तालुकादार्स। जितने भी जैसे मान लो मेरे को लिस्ट बना के, इस क्लास में कितने लोग हैं जिनसे मेरे को पैसा लेना है, तो लिस्ट बनाना पड़ेगा ना मेरे को। ऐसे ही कौन बना के रखा? लक्ष्मण से। इसको देश बही बोलते। ठीक है, जो विभाजन वो किया था गढ़ों का कि भाई कौन कौन सा एरिया मेरे पास है, उसका लिस्ट कौन बनवाया था? कल्याण साय बनवाया था। बात समझ आई? जिसको हम जमाबंदी प्रणाली बोलते कि कहाँ से जमा आएगा उसकी लिस्ट। ठीक, और उसमें अभी ये किसको किसको दिया गया है, तो किससे कितना रेवेन्यू कलेक्ट, पहले तो नाम लिखेगा, फिर नाम के सामने लिखेगा कि भाई इसके से इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो एक जैसे आप बिल बुक बनाते हो ना, जिसमें सभी उधारी खाते अपन लिखे रहते हैं कि भाई कौन से शॉपकीपर से कितना कितना रुपए मेरे को लेना है, तो वही वो काम कौन किया? लक्ष्मण साय की। ठीक है, बस एक ही उपलब्धि याद रखनी है। पहले तो ये याद रखना है कल्याण साय के बाद आया और इसने क्या किया? देश बही बनाई थी। ठीक है, हम ऑलमोस्ट लास्ट फेज में है कलचुरियों के। ठीक है, और उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितनी आवश्यकता है। देखो टाइम रहता तो बहुत और डिटेल पढ़ सकते थे चीज़ों को इधर उधर से जोड़ के, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि पहले तो एग्ज़ाम टारगेट है ना, तो वो चीज़ बस बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये भी सवाल है कि क्या इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है? चांस केवल 2 से 3% है कि जो बता रहा हूँ उससे अलग कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ऐसा दावा तो नहीं कर सकता क्योंकि अब हो सकता है कि वहीं से कोई ऐसा क्वेश्चन बना दे जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ। ठीक है, हाँ ये संभावना ये है कि किसी से नहीं बनेगा, पर हो सकता है कि भाई लक का कोई भरोसा नहीं है ना, कि आप वही चीज़ पढ़े और वही चीज़ आ गई। हाँ, उस सिचुएशन में कोई बना ले तो नहीं बोल सकता, पर हाँ जो पढ़ रहे हैं वो संपूर्ण तो नहीं है, पर हाँ 80% के आसपास वो टच करेगा। स्पेशली ये जो फेज़ है यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आया है, पूछा भी है तो कल्याण साय के बारे में पूछा है, या फिर सीधे वो पूछा है मराठा शासकों के बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी मराठा आक्रमण होने वाले, जैसे ही हम कलचुरियों को ख़त्म करेंगे इसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रशासन पढ़ने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले, वो मराठास का है ना। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके लास्ट के जो रूरल हैं वो नहीं रह जाते। जितने भी रूलर इसके बाद शासन किए कल्याण साय के बाद, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। समझना क्यों? क्योंकि एक तो ये लोग लास्ट फेज में चल रहे हैं, इसका मतलब जो शासक हैं वो बहुत पावरफुल नहीं रह गए। बहुत पावरफुल नहीं रह गए तो बहुत अच्छी चीज़ों का निर्माण नहीं कराएंगे, मतलब बड़े महल, बड़े मंदिर ऐसे नहीं बनाएंगे जो बाद में फेमस हुए। तो इसलिए हमारे लिए ना ही कोई ऐसा युद्ध होगा। भाई जिसके पास पैसा ही नहीं है, पावर नहीं है, वो युद्ध लड़ने थोड़ी जाएगा। तो ना ही कोई बड़ा युद्ध हुआ, ना ही कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ। तो दोनों ही सिचुएशन में हम पढ़ते क्या हैं? यही तो हिस्ट्री है हमारी, कि बनाया क्या, लड़ा किससे, यही तो है ना। तो जो पावरफुल होगा उसके बारे में ज़्यादा बात होगी। तो यदि हम कलचुरियों के लास्ट में आ रहे हैं तो कलचुरियों के लास्ट में ज़्यादा पावरफुल हमको दिखेंगे मराठास, जो अभी यहाँ पर आक्रमण करने वाले हैं। बात समझ आ रही है? तो हम उसको पढ़ना चालू कर देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कम बनने लग जाते हैं। तो जितना बता रहा हूँ टू द पॉइंट है। हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन हो या फिर क्वेश्चन ही ना हो इस पोर्शन से। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? लक्ष्मण साय, देश बही। एक चीज़ याद रखें, लक्ष्मण साय के बाद जो शासक बताया था उसका क्या नाम था? शंकर साय। ठीक है, शंकर साय। शंकर साय के बाद नहीं, कहाँ चली गई? अच्छा, ये लक्ष्मण के बाद शंकर, और शंकर के बाद त्रिभुवन। ठीक है, त्रिभुवन साय। त्रिभुवन साय के बाद जगमोहन। जगमोहन के बाद अदली साय। अदली के बाद
रणजीत साय। ठीक है, ये शासक शासन करेंगे जिनके बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल सीक्वेंस याद रखना है कि यहाँ तक के शासक। ठीक है, रणजीत साय। जहाँ पे इम्पोर्टेंट शासक होंगे वहाँ पर हम चीज़ें पढ़ेंगे, इनके साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन सीक्वेंस याद रखना है, नाम नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि अभी और आने वाले हैं 34-35 नाम इसके बाद। हाँ ठीक है, अभी रायपुर शाखा बची हुई है ना भाई, वहाँ नहीं पहुँचे हैं अभी। ये तो हम सिर्फ बिलासपुर ब्रांच ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हालांकि रायपुर ब्रांच में शासक केवल 2 ही इम्पोर्टेंट है, पर क्योंकि मैं बोला ना सीक्वेंस पूछ लेता है, इसलिए वो नाम तो पढ़ने पड़ेंगे ना आपको। आप भले उसका डिटेल मत पढ़ो, 2 शासकों का बस अपन डिटेल किए तो भी काफ़ी, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन वहीं से है, पर सीक्वेंस पूछा है। ये पूछा है कि ये शासक रायपुर का है कि बिलासपुर का है। जब तक आपको दोनों शासकों के नाम नहीं पता है, आप कैसे बता पाओगे? बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे सारा कार्यक्रम फंस जाता है। आप पहले नहीं पढ़ते थे, पहले जब हम CGPSC पढ़ते थे तो ये नाम नहीं पढ़ना पड़ता था, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं था। बड़े बड़े शासक थे, उन्हीं से क्वेश्चन तैयार हो जा रहा था। अब सारे शासकों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो या तो उसको क्वेश्चन रिपीट करना पड़ता है। यदि रत्नदेव प्रथम द्वितीय तृतीय इससे पूछा, इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट करेगा, और कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसके बारे में, कोई और नई इन्फॉर्मेशन हो तो नई इन्फॉर्मेशन पूछे, तो क्वेश्चन रिपीट होगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो। इसीलिए तो बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछेगा, तो वो तो वहाँ से फंस गया आपका। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम क्लास में कवर कर ही ले रहे हैं, तो चांस बहुत बनता है कि आपके छत्तीसगढ़ में यदि 35 से वैसे तो 55 क्वेश्चन आ जाते हैं आने के टाइम पे, है ना, लेकिन फिर भी गिरी से गिरी हालत में आप 35 से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो उसमें, क्योंकि 10 तो गलत मान के ही चलना है। सब कुछ सही बनाने के बाद भी 10 गलत कर देना, उसके बाद काउंटिंग शुरू करना। बात समझ आ रही है? ये हर बार का झोल है और हर बार हो गई, शायद कब तक होगा पता नहीं। अब नया आयोग बनने वाला है, हो सकता है उसके बाद कुछ सुधार आ जाए, पर अभी तक तो सिचुएशन ये रहा है कि हर बार मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन विलोपित हुए हैं, डिलीट किए गए हैं। ठीक है, तो वो तो मान के ही चलना है। जैसे ही क्वेश्चन बना के आओगे, मान लो 70 बना है तो पहले से -10 कर लेना, उसके बाद काउंटिंग शुरू करना, उसके बाद आपका कितना आ रहा है। ठीक है, और कोशिश ये करनी कि जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहे, ताकि छत्तीसगढ़ से कोई क्वेश्चन गलत मत हो। बाकी आप उधर इंडियन जीएस से रिपीट क्वेश्चन बनाइए। रिपीट क्वेश्चन में भी स्पेशल टॉपिक हैं जहाँ से वो क्वेश्चन रिपीट करता है, उन टॉपिक को थोड़ा डीप में पढ़ोगे तो आपको इंडियन जीएस का क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100%, फिर बात वही है। हर एक सब्जेक्ट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, हर एक सब्जेक्ट से। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, 5-5 क्वेश्चन। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन का वेटेज है लगभग। जैसे 10 क्वेश्चन हो सकता है आपके करेंट अफेयर्स से हो, जिसमें 5 नेशनल, 5 छत्तीसगढ़, ऐसे कंप्लीट करता है वो लगभग। ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन को। तो ज़्यादातर अब 5 क्वेश्चन सोचो पूरे हिस्ट्री से निकालना है उसको, तो चांस ही नहीं बनता कि वो बहुत अंदर जाएगा। यदि बहुत अंदर भी गया तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बहुत अंदर से होंगे। मान लो हिस्ट्री की बात कर लें तो इंडियन हिस्ट्री के केवल 1 या 2 क्वेश्चन कैसे होंगे जो ज़्यादा डीप पूछेगा वो। ठीक है, जो ज़्यादा पढ़ा हुआ है इंडियन हिस्ट्री को वही बना पाएगा उसको, नहीं तो जनरल क्वेश्चन कैसे होंगे, बहुत ऊपर ऊपर से। समझ आ रहा है? तो जो डायनेस्टी बहुत हाईलाइटेड है, जो जितने भी एम्परर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, जिन्होंने कुछ बड़ा बड़ा काम किया हुआ है, तो उनको पढ़ के ज़रूर जाना है। उसमें भी सबसे ज़्यादा पूछेगा आधुनिक भारत से, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, बचे हुए एक क्वेश्चन मिडाइवल, एक क्वेश्चन एंशिएंट। ठीक है, ऐसे रेशियो रखता है। तैयारी भी वैसे ही करनी है। ये जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है आपको। आपको पढ़ना क्या, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने गए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, क्या क्या स्थल थे उसको रटे, बाकी केवल पढ़े। वैदिक काल में ऋग्वेद और मतलब तीनों वेद,
उनके ब्राह्मण ग्रंथ, जितने पुराण हैं उनके नाम, ठीक है, जितने उपवेद हैं उनके नाम, जितने सूत्र हैं उनके नाम। साथ में हो सके तो इसी का मिसलेनियस पोर्शन जो मैं आपको स्टैटिक जी के बोल रहा था कि भाई 16 संस्कार कौन से होते हैं, इस समय प्रमुख देवी देवता कौन थे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लिए। विवाह की पद्धति कौन कौन सी थी, बस पूरा वैदिक कंप्लीट हो गया इतने ही में। ज़बरदस्ती घुसना नहीं है। ऋग वैदिक में बहुत से बहुत पढ़ लिए तो ऋग्वेद के 2-3 जो भाग हैं जहाँ पर गायत्री मंत्र किस में दिया है, पुरुष सूक्त किस में दिया हुआ है, दशराग युद्ध का वर्णन किस में दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें पढ़ के आप आगे बढ़ गए। मतलब मेन हेडिंग पढ़ के आप आगे बढ़, बहुत अंदर नहीं घुसना है। और ये सभी चीज़ें आपको स्टैटिक जीके में भी मिलेंगी, ठीक है, स्टैटिक जीके में भी ये सेम चीज़ आपको मिलेगी। आगे बढ़े जैसे ही तो फिर बीच में आपको केवल जैन और बौद्ध, उसका इंट्रोडक्शन, मतलब जैन जैसे बुद्ध पढ़ रहे हैं तो जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, संस्कार कौन, मतलब शिक्षा कौन कौन से दिए, माता कौन थे, पिता कौन थे, कहाँ शिक्षा मिली, कौन सी नदी थी, बस टू द पॉइंट एकदम। फिर शिक्षा में आए तो शिक्षा में बस अंतर देखना है आपको कि कौन बोला है कि पुनर्जन्म होता है, कौन बोला है नहीं होता है, कौन बोला है मूर्ति पूजा का खंडन करना है, कौन बोला है नहीं करना है, सीक्वेंस। उसके बाद जितनी भी सम्मेलन हुए हैं, समिट्स हुए हैं, उनका डेट और उनके अध्यक्ष। आगे बढ़ गए सीधे मौर्य एम्पायर, बीच के सारे वंश गायब। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप ये याद रख लिए कि पाटलिपुत्र पहली बार राजधानी कौन बनाया, उसको परमानेंट राजधानी कौन बनाया, अजातशत्रु, कालाशोक, 2 लोगों के नाम याद हुए, आगे बढ़ गए। पूरा हर्यक वंश कंप्लीट, नंद वंश तक कंप्लीट, कुछ नहीं पढ़ना नंद वंश तक, ठीक है। नंद वंश के बाद सीधे कहाँ पर आ गए, मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी में भी 3 शासक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। बस ऐसे पढ़ोगे तो पढ़ाई कंप्लीट हो पाएगी। अब की बात कर रहा हूँ, जो डिटेल में पढ़ने वाले, जो साल भर पढ़ने वाले हैं, वो ये रूल बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, उनको पूरा ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, आपके पास समय। जो अभी एग्ज़ाम देने वाला है रिसेंटली, उनके लिए बता रहा हूँ कि वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि समय कम है। तो आप पूरा रिवाइज करने बैठोगे तो हिस्ट्री ही आपसे 1.5 से 2 महीना ले लेगा, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए तो समय ही नहीं बचा। बात समझ आ रही है? तो ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही हर एक पोर्शन में फिक्स एम्परर हैं कि भाई ये ऐसे आगे बढ़ना है। सेम चीज़ आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी करनी है। यूरोपियों का आगमन, कहाँ कहाँ अपनी कोठी स्थापित किए, किससे किससे लड़ाई हुई, तो युद्ध कौन कौन सा किससे किससे लड़ते गए, स्पेशली ईयर और युद्ध कौन कौन से, जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम द्वितीय आंग्ल मराठा, किसके बीच हो रहा है, कब हो रहा है, किसके बीच हो रहा है, कब हो रहा है, बस। और यदि कोई स्पेशल संधि हुई है, ट्रिनिटी हुई है कोई सी भी, तो वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। सीधे आगे बढ़ोगे, आपको जितने भी आंदोलन दिखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट्स, वो बस कवर करना है। जैसे 1905 बंगाल विभाजन, ठीक है। 1905 के बीच में छोटी छोटी कुछ घटनाएं हैं, जैसे सूरत अधिवेशन है 1907 का, 1911 में वो लोग वापस मिलेंगे तो वो अधिवेशन, कांग्रेस के कुछ अधिवेशन आपको याद करने पड़ेंगे। फिर सीधे सीधे आपको मिलेगा असहयोग आंदोलन, जो कि आपको अच्छे से करना है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला फेज, दूसरा फेज, इसके बीच में होम रूल आंदोलन होगा 1916 के आसपास, वो वाला, ठीक है। और फिर सीधे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, और बीच में एक आध दो, जैसे झंडा सत्याग्रह हो गया या व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया उसी के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो। और फिर सीधे आ गए आप कि कैसे भारत स्वतंत्र हुआ, तो क्रिप्स मिशन कैसे आया, कैबिनेट मिशन कैसे आया, कब आया, और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो आप आज़ाद हिंद फौज पढ़ोगे, उसी से रिलेटेड मुकदमा चलता है, तो वो सारे बिल्स। इतने में आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, बहुत अंदर नहीं घुसना है। ऐसे ही आतंकवादी बोल रहा हूँ, सॉरी, क्रांतिकारी वाले जो फेस है, उसमें जाओगे तो उसमें भी प्रमुख घटना, स्पेशली आपको आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, भगत सिंह के बारे में, और उसके पहले जो आए जितने भी, जैसे बंकिम चंद्र, सान्याल, ये वो बहुत सारे नाम है ना, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कि कौन से घटना में कौन कौन थे,
वो पढ़े पूरी हिस्ट्री कंप्लीट। बात समझ आ रही? ऐसे पढ़ोगे तो हो पाएगा। जो डिटेल में पढ़ने वाले, जिनको एग्ज़ाम नहीं दिलाना है, वो तो हर एक एक पोर्शन को बहुत आराम से इत्मीनान से समझ के पढ़ते चलना। लेकिन जो एग्ज़ाम दिलाने वाले हो, पहले पढ़ चुके हो, उनके लिए ये है कि वो टू द पॉइंट चलें। जैसे हम अभी चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, इसी को मैं चाहता तो 10 और क्लास ले लेता सेम टॉपिक की, ठीक है। पर अभी ज़रूरी नहीं है वो। एक एक राजा को, इसमें भी हम एक एक राजा के बारे में पढ़ सकते हैं कि त्रिभुवन शाह क्या किया, जगमोहन शाह क्या किया, पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वो, तो मतलब नहीं। बात समझ आ रही? जब अपन मेंस पढ़ेंगे तो कुछ तो लिखवा भी दूंगा आपको इनमें से कुछ लोगों के बारे में, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि कैसे लिखना है यदि आ गया तो। कुछ आपको अपनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, सब मैं पढ़ाऊँगा तो भी अच्छी बात नहीं, नहीं फिर वो काम चोरी हो जाती है, आदमी अपने से मेहनत नहीं करता। हाँ, तो थोड़ी मेहनत आपके लिए बचा के रख देते हैं कि आप भी थोड़ा ढूंढिए, हाथ पैर मारिए, ताकि चीज़ें आपको मिले। नहीं मिले तो मेरे पास आ जाना, सब चीज़ बता दूंगा, ठीक है। शॉर्टकट भी लॉन्ग कट भी सब बताऊंगा, लेकिन अपने से एफर्ट लगाना है। जो एफर्ट लगाते दिखेगा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। यदि आप खुद शांत बैठे हो तो फिर मेरे को क्या ज़रूरत है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, उतने में काम हो भी जाएगा आपका, यदि एवरेज पोस्ट चाहिए तो। लेकिन हाँ, टारगेट जब बड़ी पोस्ट है तो फिर अपने से भी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरी भी हेल्प लेनी पड़ेगी, और जहाँ से हेल्प हो सकती है वहाँ से लेनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? ठीक, यहाँ तक समझ आया? ये शासक याद हुआ। इसके बाद हम सीधे जाएंगे नेक्स्ट शासक रणजीत शाह के बारे में। सीधे अपन याद रखेंगे तखत सिंह को। क्या नाम है? तखत सिंह, ठीक है। हाँ, रतनपुर ब्रांच का। ये 85 से लगभग 89 तक रहेगा, तखत सिंह। हाँ जी। अब यहाँ से शासकों का एग्जैक्ट सीक्वेंस जरूरी नहीं है, हालांकि ये सीक्वेंस आपको मिल गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सीक्वेंस में ही अब याद हो। इसके पहले के जितने शासक आए जो स्पेशली अंधकार युग में हैं, उन सब के नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो याद आ जाएगा क्योंकि आप डिटेल में पढ़े हो, तो सीक्वेंस अरेंज करने में बाकी में परेशानी नहीं आएगी। मेन आप भूलोगे जहाँ पर अंधकार युग, जैसे प्रताप मल्ल के बाद कौन आया, जय सिंह याद आया, तुरंत याद आना चाहिए। जय सिंह, धर्म सिंह, जगन्नाथ सिंह, वो तुरंत याद आना चाहिए ना। वीर सिंह का नाम, देव सिंह का नाम, यहीं से शाखा विभाजित हुई, बताया था ना ये नेक्स्ट पिछले क्लास में। तो ये तुरंत जब आपको याद आएगा तभी काम बन पाएगा। समझ आ रहा है? इतना समय नहीं लेना कि सोचते बैठे हैं कि इसके बाद कौन सा धर्म था कि जीत था। 1 मिनट का समय रहता है एक क्वेश्चन के लिए, उतने देर में यदि आपका दिमाग क्लिक कर गया तो आप उसको बनाओ, नहीं क्लिक किया तो आगे बढ़ जाओ। समझ आ रहा है? जब तक एक राउंड आपका कंप्लीट नहीं हो गया, मतलब एक बार आपने सभी क्वेश्चन से गो थ्रू नहीं हो गए, और पहले एक ही बार में देखते हुए जो क्वेश्चन बन गया उसका गोला नहीं भर लियो तब तक, ठीक है। नहीं तो आप वेट करते बैठे रहोगे तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपसे इजी बन सकता था, देखते साथ ही बन सकता था, आप वो क्वेश्चन पढ़ भी ना पाओ और उसके लिए समय ना बचे। ऐसा कई एग्जाम में हो जाता है लोगों के साथ कि पता चलता है कि यार जहाँ तक मैं बनाया वहीं तक कठिन था, उसके बाद का सारा क्वेश्चन सरल था और आप वो पढ़ ही नहीं पाए। ये भी गलती नहीं करनी है। जब पहले राउंड में यदि आपको दिख रहा है कि भाई आधे मिनट से ज़्यादा लग गया है और हो सकता है कि और आधा मिनट से ज़्यादा लग जाए, मतलब 1 मिनट प्लस हो जाए इस क्वेश्चन में, इतना समय लग रहा है तो उस क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप कर दो और आगे बढ़ जाओ। जिस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट से बहुत पहले आ सकता है, मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड में जिसका आंसर आ जा रहा है, उस क्वेश्चन का गोला पहले डाल लो, ठीक है। आंसर तुरंत ही लगा लेना है और बहुत सावधानी से लगाना है, क्योंकि गोला जब आप देखोगे ना तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि आप छोड़ छोड़ के बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आप बनाए जा रहे हो, तो हमेशा जो भी क्वेश्चन बनाए उसका नंबर देखे और उसके सामने का ही गोला भरे। ऐसा नहीं कि बनाने के चक्कर में पता चल रहा है 10वां क्वेश्चन बनाए थे, गोला भर दिए 11वें का, क्वेश्चन पढ़े थे 14वां। ऐसा हो जाता है हड़बड़ी में, ठीक है। तो जब भी जो क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसको पढ़ रहे हो, उसी के सामने अपना पेन रखो आंसर सीट में, ताकि आप गलती ना करो।
समझ आ रहा? जैसे 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, 3 क्वेश्चन आपको लगा तो 3 क्वेश्चन पेन भी नीचे आ जाना चाहिए कि हाँ भाई अब मैं नीचे आ गया हूँ, ठीक है, ताकि दिमाग में सिग्नल चले जाए कि आप 11वां क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, सीधे 14th क्वेश्चन बना रहे हो। तो पता चल रहा है कि 13वें में पेन रखा हुआ है और ध्यान नहीं रहा, बाद में उसी में गोद दिए, फिर याद आया कि अरे यार इसका बी थोड़ी था, तो इसका था। ये सिली मिस्टेक्स हैं जो कि आपको माइनस की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। तो सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है एग्ज़ाम में, वही बाहर करवाता है। मतलब बनाने वाले सभी उतना पढ़ लेते हैं जितना पढ़ना चाहिए, लेकिन गलती जो ज़्यादा करता है वो जल्दी बाहर होता है, ठीक है। तो वो नहीं करना है अपने को। देखिए तखत सिंह के बारे में, कब से कब तक शासन करेगा? 1685 से 89 तक, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये औरंगजेब का समकालीन था, ठीक है। औरंगजेब का क्या रहेगा? ये समकालीन रहेगा, उसी के समय शासन कर रहा होगा। स्पेशल क्या है? तो स्पेशल यही है कि ये तखतपुर शहर बसाया था, ठीक है। जो बिलासपुर का तखतपुर है वो बसाने वाला कौन है? तखत सिंह, ठीक है, तखत सिंह। सबसे इम्पोर्टेंट कुछ भी है इसमें तो यही है बात कि ये क्या बनाया था? तखतपुर शहर बसाया था, ठीक है। जितने बार क्वेश्चन पूछा है यही पूछा है, ठीक। और साथ में हम ये याद रख लेंगे कि किसका समकालीन है? औरंगजेब का समकालीन है, ठीक है। इसके 3 भाई रहते हैं, 3 भाई। एक का नाम है सरदार सिंह, सरदार सिंह या इसी को सिरदार सिंह बोलते हैं, सरदार सिंह या सिरदार सिंह, ठीक है। सरदार सिंह या सिरदार सिंह। दूसरा इसका भाई रहेगा बखत सिंह, तखत सिंह का भाई बखत सिंह, ठीक है। भाई सेम नाम रहता है ना, राजू काजू ऐसा टाइप का, वैसे, ठीक है। तखत सिंह का भाई बखत सिंह। और बखत सिंह के बाद याद रखेंगे इसी का भाई रहेगा रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। तखत सिंह का भाई सिरदार सिंह या सरदार सिंह, बखत सिंह और रघुनाथ सिंह, ठीक है। याद रखेंगे इस तखत सिंह के बेटे का नाम है राज सिंह। क्या नाम है? राज सिंह, जो इसके बाद शासक बनने वाला है। लेकिन इनका भी नाम याद रखना है क्योंकि आने वाले शासक यही लोग होने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं में से हम शासक बनाएंगे। अभी तो तखत सिंह के बाद हम राज सिंह पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हमको कहाँ पर जाना पड़ेगा? इनके पास जाना पड़ेगा, ठीक। तो इनको नाम को याद रखना है, सरदार सिंह, बखत सिंह, रघुनाथ सिंह, ठीक। समझ आया तखत सिंह के बारे में? ऐसा कुछ बुक में मिलता है, ये कंफर्म नहीं हो सकता, पर याद रखने के लिए रखेंगे कि इनके समय में शिवाजी को क्या होता है कि औरंगजेब कैद कर लेता है अपने पास। एक युद्ध होता है, आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखोगे, बहुत बार कोशिश करता है औरंगजेब शिवाजी को पकड़ने की, नहीं पकड़ पाता, तो जयपुर के राजा रहते हैं जयसिंह, उनको भेजता है वो, ठीक है। हाँ नहीं भाई, शिवाजी बोल रहा हूँ, तो वही तो बता रहा हूँ, सुनोगे पूरी बात तब तो। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी लिखा हुआ है बुक में और पूछ ही दिया और आंसर लेना ही है तो लेना पड़ेगा ना। फिर वो वाली सिचुएशन बता रहा हूँ। कैद किया था 1666 में, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तब तक तो शायद तखत सिंह आया भी नहीं रहा होगा, शासन रहा होगा अदली साय का, ये जो अदली साय दिख रहा है हमको, ठीक है। पर चूंकि बुक में लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, इसलिए आपको बता रहा हूँ, यही तो बताना चाह रहा हूँ मैं। सुन तो लो पहले पूरी बात, ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि औरंगजेब का ये समकालीन था। औरंगजेब ने किसको बुला लिया था? शिवाजी को, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब के भी अंतिम का ही समय है 1707, है ना। तो ये आखिरी का समय तो है ही, पर ऐसा माना जाता है कि वो जब वापस लौट रहे थे 1666 में, तो वो किसके दरबार में रुके थे?
किससे सहायता लिए थे, मतलब वापस लौट रहे थे, मतलब वहाँ से वो एक ऐसी कहानी है कि जब उनको कैद करके रखा जाता है तो वो उनको छोड़ता नहीं है, जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो वो क्या करते हैं कि जो आलू की टोकरी रहती है उसमें बंद होके वहाँ से भागते हैं, और भागते हैं तो वो सरगुजा होते हुए, बिलासपुर होते हुए नागपुर जाते हैं, मतलब अपने क्षेत्र में जाना है उनको, महाराष्ट्र पहुंचना है ना। तो बीच में कहीं ना कहीं उनको कहाँ से जाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ से जाना पड़ेगा। तो जब छत्तीसगढ़ से जाते हैं तो तखत सिंह के शासन काल में वो आते हैं और उनसे हेल्प लेके और फिर कहाँ तक पहुँचते हैं, ऐसा माना जाता है महाराष्ट्र तक। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। ये हो नहीं सकता क्योंकि भाई ये बहुत आगे का शासक है, यदि हुआ भी होगा तो किसके शासन काल में हुआ होगा, अदली शाही। ठीक है, तो ये बात याद रखना। पर यदि पूछ ही दिया और ऑप्शन में अदली शाही नहीं दिया है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, तखत सिंह लेना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? 85 है मतलब 20 साल इसको मान लो। हाँ, तो या तो रणजीत साय के शासनकाल में आएगा और या तो अदली साय के शासनकाल में आएगा। बात समझ आ रही है? ऐसा लेके चलना है। यदि इनमें से कोई नाम दिया है तो पहले इधर लें, यहाँ तक ना पहुँचे, और यदि इधर नाम नहीं दिया है तो फिर सीधे हम तखत सिंह का नाम लेंगे। ठीक है, तो शिवाजी किसके शासनकाल में आए, तो तखत सिंह के शासनकाल में आए थे। तब आप ऑप्शन लेना है जब अदली या रणजीत न मिले। समझ आया? आगे देखें। अगला शासक है राज सिंह, जो कि तखत सिंह का बेटा है। ठीक है, ये शासन करेगा 1689 से 1712 तक। 1689 से 1712 तक ये शासन करेगा। ठीक है, फेमस क्यों हुआ? सबसे ज़्यादा फेमस होने का कारण है इसका क्योंकि इसके दरबार में रहता था गोपाल मिश्र, जो कि कलचुरियों का चारण कवि है और सबसे फेमस कवि है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, गोपाल मिश्र नाम क्या है? गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र किसका दरबारी था, किसका कवि था पूछा जाए तो याद रखिएगा राज सिंह का। और उसकी एक रचना बहुत फेमस है, खूब तमाशा। खूब तमाशा। खूब तमाशा याद रहेगा। गोपाल मिश्र खूब तमाशा किसके शासन काल में था? राज सिंह। ठीक, राज सिंह और क्या करेगा, तो ये राजपुर शहर बसाएगा, जिसको जूना शहर बोलते हैं, रतनपुर के पास है जूना शहर राजपुर। अपने नाम पर क्या बसाया? राजपुर शहर। राजपुर सिटी। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते हो कि हिंदी में लिखने लग गए हो? मिक्स मिक्स करके। हाँ, मिक्स मिक्स करके। ये बड़ी समस्या है। क्या होता है? तो बता तो देता हूँ ज़्यादातर चीज़ों को। हाँ, तो भाई गुंडम्मा देवी तो लिखना ही पड़ेगा, वो नाम ही ऐसा है। हाँ, कि आप सही प्रोनाउंस कर सको, इसलिए ज़रूरी है कि उसको, अब भाई संस्कृत का नाम होगा वो, बात समझना। अब आप उसको लिख दिए, इसीलिए जैसे शाम की बैच भी पढ़ा रहा था, इन लोग को भी पढ़ा रहा था, तो जब मैं कल्चर वाले में फेस्टिवल पढ़ाया तो स्पेशली बोला कि भाई इसको हिंदी में पढ़ लो। आप लोग भी पढ़ रहे थे तो बोला था कि भाई ये वाली चीज़ आप हिंदी में पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे विवाह भी पढ़े थे अपन कल्चर में, अब तेल चक्की को क्या ही लिखोगे, हाँ, हल्दी को क्या ही लिखोगे, हल्दी तो लिखोगे। चिकट को कैसे लिखोगे, चिकट ही तो लिखना पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको हिंदी में लिख के रख लो, जब बताना हो किसी को तो स्पेलिंग तो बनी जाएगी, चिकट लिखते नहीं बनेगी क्या, बता देना। इसलिए उसको, ताकि वो समझ तो आए पहले कि वो है क्या, समझने के बाद आप जैसे ना तैसे तोड़ मोड़ के उसको एक्सप्लेन तो कर ही लोगे। समझ आ रहा है? तो इंग्लिश के साथ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन तो है, क्योंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसकी कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है जहाँ से आप इंग्लिश के वर्ड उठा सको एग्जैक्टली।
है ना। ये एक समस्या ये आती है। तो ज़्यादातर जो ट्रांसलेशन है भी तो रेफरेंस किसका लेना पड़ता है, इंडियन हिस्ट्री की किसी बुक से जो शब्द उसके लिए यूज़ किया जाए, जैसे कॉपर प्लेट है ना, या इंस्क्रिप्शंस हैं, अपन रॉक इंस्क्रिप्शन पढ़े, या ऐसे कई शब्द हैं जो कि स्पेशल हिस्ट्री के लिए ही यूज़ होते हैं। और उसको हम, अब छत्तीसगढ़ में तो कोई बुक है नहीं जो अच्छी बुक हो कि अच्छे से ट्रांसलेट करके लिखा हुआ हो, तो रेफरेंस के लिए कौन सी बुक लेनी पड़ती है, इंडियन हिस्ट्री की, और वहाँ से पढ़ो और उससे रिलेट करो और फिर उसको पढ़ाओ। ठीक है, ये समस्या तो जहाँ पर नहीं समझ आता, इसीलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड जो बता सकूँ मैं बता दूँ। ठीक है, लेकिन अलग अलग लिखवाने जाऊँगा तो टाइम बहुत लग जाएगा कि पहले एक लाइन ये बोलूँ, फिर एक लाइन ये बोलूँ, फिर वो कंप्लीट हो, एक ही लाइन को दो दो बार। समझ आया यहाँ तक? तो ये क्या करेगा, राज सिंह राजपुर शहर बसाएगा, जिसको जूना शहर बोलते हैं, ये याद रखना ना। राजपुर को ही क्या बोला जाता है, जूना शहर, रतनपुर के पास है जूना शहर, याद रहेगा। सेकंड इन्फॉर्मेशन राज सिंह के बारे में याद रखने की, इसने रतनपुर के बादल महल का निर्माण करवाया। ही वॉज कंस्ट्रक्टेड बादल महल इन रतनपुर। ठीक है, बादल महल याद रहेगा राज सिंह का। जो ये तखत सिंह था ना, इसके पुत्र नहीं हो रहे थे, मतलब कोई इसका उत्तराधिकारी नहीं था। तो ये राज सिंह जो पैदा हुआ था, उस समय एक प्रथा चलती थी जिसको कहा जाता था नियोग सिस्टम, नियोग प्रथा। ठीक है, जैसे आज टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, वैसा। लेकिन उस समय टेस्ट ट्यूब बेबी तो नहीं होता था, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता था। ठीक है, तो उस प्रथा से कौन पैदा हुआ था, राज सिंह पैदा हुआ था। ठीक है, ये बात तखत सिंह को पता थी और राज सिंह को पता थी, तो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था। राज सिंह का बेटा था, उसका नाम था विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह। ठीक है, विश्वनाथ सिंह को जब राज सिंह बताता है कि उसका जन्म किस सिस्टम से हुआ था, नियोग सिस्टम से हुआ था, तो वो आत्मग्लानि से मर जाता है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट मतलब हाँ, गिल्ट से, एग्जैक्ट वर्ड होगा गिल्ट। ठीक है, गिल्ट से मर जाता है कि मेरा पिताजी कैसे पैदा हुआ था, टेस्ट ट्यूब बेबी था करके। ठीक है, ऐसा नहीं भाई, ऐसा लिखा हुआ है सच में। ठीक है, हाँ बताना तो पड़ेगा ना कि इसका बेटा कैसे मर गया, क्यों इसके चाचा लोग शासन किए। ठीक है, इसका बेटा था जिसका नाम क्या था, विश्वनाथ सिंह था, है ना, जो कि अगला उत्तराधिकारी भी बनता। लेकिन उसको कहीं से क्या पता चल गया कि जो उसका पिता है वो कैसे पैदा हुआ है, नियोग प्रथा से पैदा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, गिल्ट से डेड हो गया। याद रहेगा। अब जब इसका उत्तराधिकारी मर जाता है और ये काफ़ी एजेड हो गया रहता है, तो इसी का शायद संबंधी है। ठीक है, एग्जैक्ट रिलेशन कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इसी से कोई रिलेटेड एक नाम है जिसका नाम है मोहन सिंह, जो कि मेन भूमिका में अभी विलन बन जाएगा ये। ठीक है, थोड़े देर में। पर याद रखना कि ये कहीं से रिलेटेड है, कलचुरियों से। शायद ये इसका भतीजा रहा होगा, या कहीं से कोई रिलेशन रहा होगा, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, कहीं से कुछ भी। तो राज सिंह से जब विश्वनाथ सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो विश्वनाथ सिंह, राज सिंह चाहता था कि मोहन सिंह क्या बन जाए, शासक बन जाए, ऐसी इच्छा थी उसकी। ठीक है,
लेकिन जब इसकी मृत्यु हो रही रहती है तब मोहन सिंह राजमहल में नहीं रहता है, कहीं गया रहता है, शायद शिकार विकार करने गया रहा होगा। उस समय उपस्थित कौन रहता है? तो सरदार सिंह रहता है, जो कि भाई है राज सिंह तखत सिंह का, जो कि राज सिंह का चाचा है। ये उपस्थित रहता है। तो मोहन सिंह के जगह शासक किसको बना दिया जाता है? सरदार सिंह को। इसलिए अगला शासक कौन बनता है? सरदार सिंह। ठीक है, सरदार सिंह अगला शासक। अगला हेडिंग डाल दीजिएगा सरदार सिंह। ठीक है, सरदार सिंह। सरदार सिंह तखत सिंह का भाई है, याद रखना। मतलब किसका चाचा है? राज सिंह का चाचा है। राज सिंह चाहता था कि कौन शासक बने? मोहन सिंह। ठीक है, जो कि इसका हो सकता है भतीजा रहा हो या कहीं से रिलेशन में था। मोहन सिंह, एग्जैक्ट रिलेशन क्लियर नहीं है कि राज सिंह से वो कैसे संबंधित था। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, समझ आया? बनाना चाहता था अपने भतीजे को, क्योंकि बेटा तो नहीं रहा, तो भतीजे को बनाना चाहता था। हो सकता है ये बखत वखत सिंह का बेटा रहा हो, क्योंकि इसकी संतान नहीं थी सरदार सिंह की। जिस तरीके से तखत सिंह की कोई संतान नहीं थी, वैसी सरदार सिंह की भी कोई संतान नहीं थी। तो अभी देखेंगे सरदार सिंह जब मरेगा तो इसकी भी कोई संतान नहीं है, तो फिर ये बोलेगा कि मैं मोहन सिंह को बनाऊंगा, लेकिन फिर मोहन सिंह नहीं रहेगा। ठीक है, तो किसको बनना पड़ता है? रघुनाथ सिंह। 60 साल की उम्र में शासक बना है रघुनाथ सिंह। ठीक है, जब इसके बच्चे सब हो गए थे उसके बाद ये शासक बना है। ठीक है क्या? इसीलिए अभी क्या याद रखना है हमको? सरदार सिंह के बारे में। ये कब खत्म किया था? 12 में। ये 32 तक शासन करेगा। 1712 से 1732 तक सरदार सिंह शासन करेगा। ठीक है, याद रहेगा। कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ नहीं याद रखना है, बस सीक्वेंस बता रहा हूँ इसलिए याद रखना है कि सरदार सिंह इसके बाद क्या बना? शासक बना, और शांतिपूर्ण तरीके से 1732 तक के शासन किया। 1732 में जब इसकी मृत्यु होती है, तब भी मैं बताया मोहन सिंह मौके पे उपस्थित नहीं रहता। और जनरली क्या होता था कि जो सामने दिखा उसको बोल दे कि भाई ये मेरा अगला उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि लास्ट में राजा जिसको बोल के गया वही शासक बन गया। ये दूसरी बार भी नहीं रहा। अब ये भयंकर चिढ़ जाता है कि मेरे को 2 बार ठग दिए हैं इन लोग। और शासन कौन करने लग गया है? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह इसका क्या है? भाई है सरदार सिंह का, और ये भतीजा रहा होगा, मतलब मोहन सिंह। बात समझ आ रही है? तो मोहन सिंह को फिर से शासन नहीं मिला, और किसको मिल गया? रघुनाथ सिंह। अब ये 1732 से 1741 तक के शासन करेगा, 1741, जब तक कि मराठा लोगों का आक्रमण ना हो जाए। जब तक मराठा लोग आक्रमण नहीं किए तब तक ये क्या करेगा? शासन करेगा। जहां नहीं समझ आए वापस रोक के पूछ लेना। ठीक है, बनना किसको था? फिर से मोहन सिंह को। नहीं बन पाया। बना कौन? रघुनाथ सिंह। कब से कब तक रहेगा? तो 1173 कैसे लिख दिया मैं? अच्छा, 1732 ही है, 41। ठीक है, ठीक है, 1732 से 41 तक ये शासन किया, याद रहेगा। ये टेंशन में था भारी मोहन सिंह। ठीक, और होता ये है कि इस समय नागपुर वाले एरिया में, मतलब छत्तीसगढ़, थोड़ा सा नया पेज ले लेते हैं ना। ये छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, यहां पर तो कलचुरी हैं, है ना। ये एरिया में तो कलचुरी हैं, पर ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये यहां पर कौन है? भोसला। भोसला शासक शासन कर रहे हैं, ये नागपुर यहां से। ठीक है, और प्रेजेंट में शासक कौन है? रघुजी फर्स्ट। ठीक है, रघुजी फर्स्ट। जब यहां पर कलचुरी में शासन कौन कर रहा है? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह, मतलब 1732 से 41 के बीच यहीं पर शासन कौन है? रघुजी फर्स्ट है। ठीक है, अब रघुजी फर्स्ट को जाना रहता है उड़ीसा साइड जीतने के लिए। ये उड़ीसा वाला एरिया कॉन्कर करना है इसको।
इसकी मजबूरी है कि जाएगा तो कहां से जाएगा, ठीक है। उड़ीसा से बंगाल तक का एरिया इसको कवर करना रहता है, बोलता है कि इधर जीतूंगा मैं, तो जरूरी है कि जाएगा तो कहां से जाएगा, ये छत्तीसगढ़ से जाएगा। और उस समय तो पैदल, घोड़ा, हाथी इसी से जाते थे। तो ये भी जरूरी है कि बीच में भूख लगे तो कोई खाना बना के भी तो दे, जरूरी है। रघुनाथ सिंह से कौन चिढ़ा हुआ है? मोहन सिंह की डोकरे डोकरे लोग बैठ जा रहे हैं और मेरे बैठा नहीं रहे, मैं सबसे योग्य व्यक्ति। हाँ, जब योग्यता को दबाया जाए तो सबसे ज़्यादा गुस्सा तभी आता है आदमी को, नहीं? वो एक डायलॉग है ना मिर्ज़ापुर का, मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया बोलता है ना कि जब आप योग्य हों, आगे नहीं बताऊंगा, जो है वो देख लेना, ठीक है। तो ये मोहन सिंह योग्य शासक, इसको बनने नहीं दे रहे। अब इसको पता चल गया कि कौन जाने वाला है इधर से, रघुनाथ सिंह, सॉरी रघु जी फर्स्ट बंगाल या उड़ीसा को जीतने जाने वाला है, ठीक है, अभियान में जाने वाला है। तो पक्की बात है कि ये कहाँ से निकलेगा? रतनपुर होते हुए निकलेगा। हाँ, इसका सेनापति रहता है भास्कर पंत, भास्कर पंत। शासक रघु जी फर्स्ट है, लेकिन उसका सेनापति जाने वाला है अपनी सेना लेके, ठीक है। रघु मोहन सिंह रहता है, वो संपर्क करता है किससे? भास्कर पंत से। इसको लगता है कि डोकरा तो हो ही गया, इसको निपटवाऊंगा और शासक कौन बन जाएगा? मैं बन जाऊंगा, तो दिक्कत ही नहीं है, ऐसा सोचता है। अब ये भास्कर पंत जैसे ही पहुंचता है छत्तीसगढ़, समय कब का है? 1741, ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट। क्या याद रखना है रघुनाथ सिंह के बारे में? तो ये अंतिम शासक था, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ये सबसे अंतिम शासक है। कहाँ के शासनकाल का? बिलासपुर शाखा का, रतनपुर शाखा का, ठीक है। तो भास्कर पंत 1741 में कहाँ पहुंचा? रतनपुर के पास पहुंचा, और मोहन सिंह उसको क्या बता दिया कि यहाँ के शासक के पास ताकत वाकत नहीं है, तो आपको झुकने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, सीधे बोलो कि नहीं दिया तो निपटा दूंगा। तो वो भी बिना सोचे समझे किस पे आक्रमण कर देता है? रघुनाथ सिंह से, रघुनाथ सिंह के ऊपर। ये 60 साल का तो हो ही गया रहता है, और उसी समय इत्तेफाक से इसके बेटे की मृत्यु हो गई रहती है, और ये शोक में रहता है, ठीक है, कि मेरा जवान बेटा चले गया, ऐसा सोच के। कौन? रघुनाथ सिंह शोक मना रहा है। जब भास्कर पंत आक्रमण किया तो ये एक तो पहले से ही टूटा हुआ कि भाई बचाऊं भी तो किसके लिए बचाऊं, बेटा तो चले गया इसका। हाँ, तो ये लड़ता ही नहीं किससे? भास्कर पंत से। भास्कर पंत से लड़ाई ही नहीं किया, 3-4 बार गोला बारूद मारे इसके रतनपुर वाले किले में, और इसके रानी लोग डर गए कि भैया पता चला ये तो टेंशन में है, मतलब बूढ़ा आदमी वैसे ही अब तब, हाँ बेटा है नहीं, हम लोग को तो जीना है। तो वो लोग क्या किए? झंडा दिखाने लग गए वाइट कलर का कि भाई शांति रखो, जो चाहिए ले जाओ। भास्कर पंत आता है, मिलता है रघुनाथ सिंह से, बोलता है कि जो जो है तेरे पास, जितना खजाना है सब दे दे। सब खजाना ले गया। बोला आने वाले समय में 1 लाख रुपए का जुर्माना है, तो जब तक आप, अब इसको तो आगे जाना है ना, तो खुद तो शासन कर नहीं सकता, और मोहन सिंह फिर उपस्थित नहीं है। जब इसको मारा, जिस समय आक्रमण हुआ, हो सकता है मोहन सिंह छिपने के लिए कहीं चले गया हो। अब जिस समय फैसला करने वाला था भास्कर पंत, उस समय मोहन सिंह था ही नहीं, ठीक है। तो रघुनाथ सिंह को क्या बोला? ठीक है, शासक तू ही रहेगा, जितना तेरा खजाना है वो ले दे दे मेरे को। तो पूरा खजाना ले गए, और 1 लाख रुपए का क्या लगा दिए? जुर्माना लगा दिए, और इसी को शासक रहने दिए। किसको शासक नहीं बना है? मोहन सिंह को। अब ये भयंकर टेंशन में आ गया कि मैं इसीलिए तो जितवाया था, ठीक है, और आप लोग मेरे को नहीं करने दिए। यहाँ भी हरवाया, रायपुर शाखा में भी हरवा दिया, दोनों जगह। कौन? मोहन सिंह। और मिला क्या? कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद ये अभियान किया होगा, अभियान किया। अब ये 1745 तक के शासन करेगा। कौन? हाँ, अब लेकिन किसके अंडर में शासन कर रहा है? 41 से 45 तक मराठास के अधीन होकर शासन कर रहा है,
ठीक है, मराठा के अधीन होकर शासन किया। 41 में एक्चुअल में कलचुरियों की सत्ता समाप्त हो गई रतनपुर से एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन अधीन होके कब तक शासन किए ये लोग? 45 तक, मतलब रघुनाथ सिंह। बता रहा हूँ ना, वही बताने वाला हूँ, नेक्स्ट कहानी उसी की आने वाली है। देखें आगे, लिख पाए जो जो बताया? फैक्ट में क्या क्या आएगा? तो भाई आक्रमण 1741 में हुआ, किसका? भास्कर पंत ने आक्रमण किया, बिना लड़ाई किए इसकी रानियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, 1 लाख रुपए जुर्माना लिया, जितना खजाना था सब लूट लिया, ठीक है। और बंगाल अभियान में अपना निकल गया, उड़ीसा या बंगाल अभियान जो भी बोलना चाहो, क्योंकि उस समय उड़ीसा बंगाल का ही हिस्सा था, तो इसलिए बोल सकते हैं कि बंगाल अभियान में ये आगे बढ़ गया, ठीक है। अब जैसे ही पता चला कि भास्कर पंत तो चले गया, तो रघुनाथ सिंह क्या कर दिया? बगावत कर दिया, नहीं मानूंगा मैं, ले गया जो ले गया, अब नहीं दूंगा, बोला। हाँ, भास्कर पंत को बात पता चल गई, वापस आ रहा था 45 में फिर मारा, ठीक है, कि ज़्यादा बात करता है, एक तो बूढ़ा आदमी और ऊपर से लूटा पार्टी कर रहा है। और उसी समय मोहन सिंह किसके पास चले गया था? रघु जी फर्स्ट के पास, ठीक है, रघु जी फर्स्ट के पास। वहाँ जाके रोया गया होगा कि आप लोग चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ, दिलवाने में ही बोला था। तो लास्ट में 1745 से किसको शासन प्राप्त होता है? मोहन सिंह को, ठीक है। रघुनाथ सिंह खत्म होता है, इसकी मृत्यु होती है, शासन किसके पास चले गया? मोहन सिंह के पास, ठीक है। अब ये मोहन सिंह 1745 से शासन करेगा, जब तक के मराठा शासक खुद आ ना जाए छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए। मतलब मराठाओं का प्रत्यक्ष शासन अब चालू होगा 57 तक, 1757, 1757 से, जब बिम्बा जी फर्स्ट कहाँ पर आएंगे? छत्तीसगढ़ आएंगे, ठीक है, बिम्बा जी फर्स्ट, याद रहेगा। तो ये कलचुरी की कौन सी शाखा हो गई? रतनपुर शाखा, ठीक है, जिसमें 57 तक शासन किया जाएगा। रघुनाथ सिंह को अंतिम शासक माना जाता है कलचुरी वंश का, और मराठाओं के अधीन पहला शासक माना जाता है। ये दोनों फैक्ट याद रखना है। यदि पूछा कि मराठाओं के अधीन शासन करने वाला रतनपुर का पहला शासक कौन था, तो रघुनाथ सिंह। कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रघुनाथ सिंह, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ तक समझ आया? यहाँ पर जो रतनपुर वाली शाखा है वो कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं अपन वापस रायपुर शाखा, ठीक है, चले, लिख पाए ना यहाँ तक? चल, रायपुर शाखा देखते हैं। रायपुर शाखा की मैंने शुरुआत की थी, आपको बताया था जगन्नाथ सिंहदेव, है ना, जगन्नाथ सिंहदेव शासक था, और इसके 2 पुत्र थे, बताया था मैं। क्या क्या नाम था? वीर सिंह और देव सिंह। अंधकार युग में माना जाता है कि वीर सिंह ने रतनपुर में शासन किया और देव सिंह को रायपुर का क्षेत्र प्राप्त हुआ, ठीक है, देव सिंह को रायपुर का क्षेत्र प्राप्त हो गया। यहां तक याद रहेगा? हाँ, यहां तक समझ आया? देव सिंह के बाद जो पहला नाम मिलता है देव सिंह के बाद, ठीक है, वो किसका है? तो वो है केशव देव का, केशव देव, ठीक है, केशव देव शासक बना, ऐसा माना जाता है। लेकिन केशव देव शासक तो बना, अभी तक पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत नहीं आया है? रायपुर का जो 18 के 18 गढ़ हैं
वो किसके अंतर्गत नहीं आए हैं? कलचुरियों में नहीं आए हैं। गए होंगे तो शुरुआत कहाँ से हुई? तो खल्लारी से हुई। कहाँ से? पहली राजधानी दक्षिण वाले क्षेत्र में कौन सी बनी? खल्लारी। ठीक है, महासमुंद में, याद रहेगा, खल्लारी। ठीक, यहां से स्टार्ट कौन किया शासन? केशव देव। केशव देव के बाद दूसरा शासक यहां पर याद रखना है, लक्ष्मी देव। लक्ष्मी देव, ठीक है। लक्ष्मी देव के बाद याद रखेंगे सिंघण देव। सिंघण देव, यही सिंघण देव है, यही सिंघण देव जिसने दक्षिण के 18 गढ़ों को जीता। He was the emperor who conquered the 18 गढ़s of South छत्तीसगढ़। याद रहेगा, 18 गढ़ों को जीतेगा और कलचुरियों की सत्ता कहाँ स्थापित कर दिया? ये रायपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, रायपुर का जो एरिया था वहां पर। कौन है ये? सिंघण देव। ठीक, लेकिन यहां से भी रायपुर अभी राजधानी नहीं बनी है। सिंघण देव तक के रायपुर राजधानी नहीं बनी। ये माना जाता है कि ये सभी शासक कहां से शासन किए हैं? खल्लारी से। ठीक है, सिंघण देव के बाद शासक बनेगा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, ठीक, रामचंद्र देव, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी अपन। ठीक, रामचंद्र देव ही वो शासक है जो रायपुर शहर बसाएगा। रायपुर शहर बसाएगा। किसके लिए बसाया? अपने बेटे के लिए। बेटे का नाम क्या है? ब्रह्मदेव राय। देखे थे ना पिछले बार भी, ब्रह्मदेव नाम बताया था ना। ये राय जो लगाता था अपने पीछे, ब्रह्मदेव राय, इसी से बना है रायपुर। पहले ये रायपुर कहलाता था, फिर रायपुर। जैसे यदि पूछा जाए कि रायपुर का अलग अलग समय में अलग अलग नाम रहा है, जैसे सतयुग में, सतयुग में रायपुर को क्या बोला जाता था पता है? कनकपुर। क्या नाम था? कनकपुर। ठीक है, सतयुग में रायपुर क्या कहलाता था? कनकपुर कहलाता था। ठीक है, याद रख पाओगे। ऐसे ही द्वापर युग में, द्वापर, इसको क्या बोला जाता था? कंचनपुर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कंचनपुर। कलयुग में ये क्या कहलाया? रायपुर कहलाया। रायपुर, जो बाद में क्या हो गया? रायपुर हो गया। रायपुर से रायपुर। रायपुर शहर रामचंद्र ने बसाया ब्रह्मदेव राय के नाम पर, और राय ने इसको क्या बनाई? राजधानी। यही है जो शासक जिसने रायपुर को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था, ब्रह्मदेव ने। अभी इन दोनों की डिटेल पढ़ेंगे अपन, यही दो शासक पढ़ना है साथ इसमें। ठीक है, केशव देव, लक्ष्मी देव, सिंघण देव, रामचंद्र देव और ब्रह्मदेव। ठीक है, आगे के शासक देखें कौन कौन शासन किया। चलिए आगे बनाते हैं, इसी के आगे कंटिन्यूएशन में ना। ब्रह्मदेव शाय के नीचे फिर से आएगा केशव देव। केशव देव, ठीक है, केशव देव। केशव देव के बाद नाम याद रखना है, क्या नाम था इसका? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर देव। ठीक है, केशव देव, केशव देव के बाद भुवनेश्वर देव। भुवनेश्वर देव के बाद नाम याद रखना है मानसिंह देव। मानसिंह देव। ठीक है, भुवनेश्वर देव, मानसिंह देव, याद रहेगा, मानसिंह देव। मानसिंह देव के बाद अगला शासक बनेगा संतोष सिंह देव। संतोष सिंह देव, मानसिंह देव, संतोष सिंह देव। ठीक,
संतोष सिंह देव के बाद शासक बनेगा सूरत सिंह देव। सूरत सिंह देव, सूरत सिंह देव, ठीक। केशव देव, भुवनेश्वर देव, मान सिंह देव, संतोष सिंह देव, सूरत सिंह देव, ठीक। सूरत सिंह देव के बाद सैन सिंह देव, सैन सिंह देव, सैन सिंह देव, ठीक। भुवनेश्वर, मान, संतोष, संतोष, सूरत, सैन, याद रहेगा सैन सिंह देव। सैन सिंह देव के बाद याद रखना चामुंडा सिंह देव, चामुंडा सिंह देव, चामुंडा सिंह देव, ठीक। केशव देव से पहले 5 शासक देख चुके, जिसकी स्टार्ट भी कहाँ से हुई थी? केशव देव, लक्ष्मी देव, सिंघण देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव, ठीक है। ब्रह्मदेव राय के बाद वापस केशव देव, केशव देव के बाद भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद मान सिंह देव, मान सिंह देव के बाद सूरत, सूरत संतोष, संतोष के बाद सूरत, सूरत के बाद सैन, सैन के बाद चामुंडा, चामुंडा याद रहेगा। अगला इसी में कंटिन्यूएशन में याद रखेंगे वीर सिंह देव, सॉरी वीर नहीं है, वंशी, वंशी सिंह देव, वंशी सिंह देव, ठीक है। वंशी याद रहेगा, याद हो रहा है? वंशी सिंह देव, ठीक। वंशी सिंह देव के बाद नाम याद रखेंगे धन सिंह देव, धन सिंह देव, धन सिंह देव, ठीक। धन सिंह देव, अभी बहुत लंबी लिस्ट है। धन सिंह देव याद रहेगा, हाँ और है अभी। इसके बाद आएगा जैत सिंह देव, जैत सिंह देव, अभी तो 10 ही हुए हैं, अभी तो और आने हैं, ठीक है। जैत सिंह देव, जैत सिंह देव के बाद अगला नाम आएगा फतेह सिंह देव, फतेह सिंह देव, फतेह सिंह देव, फतेह सिंह देव, ठीक है। जय सिंह देव के बाद फतेह सिंह देव, फतेह सिंह देव के बाद याद सिंह देव, याद सिंह देव, फतेह के बाद याद सिंह देव, ठीक है। आगे देखें, फतेह सिंह देव के बाद याद सिंह देव, याद सिंह देव के बाद क्या नाम था? बलदेव सिंह देव, पढ़ना है क्या? बोलो तो सबके बारे में पढ़ा देता हूं, ठीक है। ठीक, जितने शासक बता रहा हूं यह भी सीक्वेंस के लिए बता रहा हूं, तो यदि इसके डिटेल में गए तो कम से कम 5 से 7 क्लास और निकल जाएगा, ठीक है। एक एक लाइन भी पढ़ेंगे तो सोचो कितने सारे हैं, हाँ तो दिक्कत तो है ना, ठीक है। तो वंशी सिंह देव, धन सिंह देव, जैत सिंह देव, देव सिंह देव, जैत सिंह देव, फतेह सिंह देव, याद सिंह देव, अच्छा यहाँ पे एक नाम छूट गया, बलदेव नहीं है ये, इसके बाद एक नाम छूट गया। याद सिंह देव के बाद आता है सोमदत्त सिंह देव, सोमदत्त सिंह देव, सोमदत्त सिंह देव के बाद बलदेव सिंह देव, बलदेव सिंह देव, सोमदत्त छूट गया था, बलदेव सिंह देव, सोमदत्त बीच में ऐड कर लेना भाई, ठीक है। बलदेव सिंह देव याद रहेगा, फतेह, याद, सोमदत्त, बलदेव, ठीक। बलदेव के बाद जो नेक्स्ट शासक है
इधर लिख दूं क्या? हाँ, इधर लिख दूं? कंफ्यूज नहीं होना ना, ये पहली लाइन है, वो दूसरी, फिर ये तीसरी। ऐसा कर दूं कि इधर ही लिख दूं? लिखना आप लोगों को है, समझ जाओगे तो क्या दिक्कत है। उमेंद्र सिंह देव, उमेंद्र सिंह देव, उमेद सिंह देव, ठीक है, उमेश सिंह देव। आगे देखें, अगला शासक है बनवीर सिंह देव, बनवीर सिंह देव, ठीक, बनवीर सिंह देव याद रहेगा। और बनवीर सिंह देव के बाद अमर सिंह देव, अमर सिंह देव, अमर सिंह देव, रायपुर शाखा का अंतिम शासक। रायपुर शाखा का अंतिम शासक, ठीक। 1300 से 1741 तक टोटल टेन्योर कब से कब तक का है? 1300 से 1741 1741 तक। याद रहेगा। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, कल कलचुरियों का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे और साथ में दो शासकों को पढ़ेंगे, रामचंद्र देव और ब्रह्मदेव को, ठीक है। थोड़ा बहुत और बता दूंगा सिंघण देव के बारे में, केशव देव के बारे में, और फिर लास्ट में लास्ट शासक कौन है? अमर सिंह, उसके बारे में। और फिर इसके प्रशासन में जाएंगे, क्योंकि प्रशासन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जितने क्वेश्चन शासक से आते हैं उतने प्रशासन से भी आते हैं। तो कल की क्लास में अपन प्रशासन समझेंगे, अधिकारियों के नाम देखेंगे कि कौन से अधिकारी को क्या बोला जाता था इनके शासन में, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट्स थी वो कौन कौन सी थी। जैसे हम अभी जिला ये सब पढ़ रहे हैं, तो आपको बताया था जब अपन इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ रहे थे उस समय बताया था ना कि हमारे पहले मराठा शासन कर रहे थे और उनका शासन परगनों में बटा होता था। तो उसके पहले परगने से पहले क्या होता था? गढ़ में जो विभाजन था। तो जो 18 36 गढ़ देख रहे हैं हम, ये 36 गढ़ों के नाम पूछता है कि कौन सा गढ़ इसमें शामिल है, कौन से उत्तर के गढ़ के नाम है, कौन से दक्षिण के गढ़ के नाम है। तो दोनों को सेपरेट करके देखेंगे मैप वाइज, मैप में ही समझेंगे कि कौन सा गढ़ कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो 36 गढ़ भी देखेंगे कल नाम, और जो विभाजन है कि कैसे कैसे इसको बांटा गया था, राज्य को किस में बांटा गया था, फिर वो कैसे कैसे आगे बढ़ा था, वो सब अपन कल देखेंगे। साथ में कुछ इकाइयाँ हैं, यूनिट्स, कि भाई पैसे की कौन सी इकाई प्रचलित थी, माप तौल की कौन सी इकाई प्रचलित थी, मेजरमेंट की कौन सी इकाई प्रचलित थी, ये सब अपन कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कल की क्लास थोड़ी जल्दी चालू करने की कोशिश रहेगी, मतलब आज थोड़ा लेट हो गया, 9:30 से भी ज़्यादा हो गया था, तो कल हो सकता है कि जल्दी क्लास चालू हो, तो लेट नहीं होना, ठीक है। क्योंकि कल की क्लास में अपन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने, और एडमिनिस्ट्रेशन छोटा है, पोर्शन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा टफ है क्योंकि नाम नए होंगे इसलिए टफ लगेगा। पर एक बार वो याद हुआ तो आप यदि कलचुरी से 2 या 3 क्वेश्चन बनाया है, जनरली 1-2 क्वेश्चन दिखते ही हैं, और ज़्यादा संभावना है कि अब वो किससे पूछे, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे। एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा तो इस छोटे से टॉपिक को, एक दिन के क्लास के टॉपिक को पढ़ के आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, कई बार 2-2 क्वेश्चन भी देखने को मिले, ठीक है। तो डिपेंड करता है, तो स्पेशली इसको अच्छे से पढ़ लेना, 2 क्वेश्चन का फ़ायदा हो ही जाना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।